Very special good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel JK24 Study. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, मतलब कि वे क्रियाएं जिनमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई दो पदार्थों में हमें अभिक्रिया करानी है। ठीक है, दो पदार्थों में कोई परिवर्तन कराना है। ठीक है, तो उसकी संरचना और उसके गुण, इन दोनों में परिवर्तन जो होता है, इस परिवर्तन को ही हम अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं की। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई दो या दो से अधिक नाभिक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें कोई दो यौगिक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है, तो हमें सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तथा इस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब हम किन्हीं दो पदार्थों के मध्य क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अगर उनकी प्रकृति, ठीक है, और उनकी पहचान अगर बदल जाती है तो इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उदाहरण के रूप में देखो, जैसे कि दूध से दही बनना, लोहे की कील पर जंग लगना, साबुन बनाना, कोयले का जलना, चूल्हे का बुझना आदि, ये सब क्या हैं, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होने वाले परिवर्तन। देखिए, हमने अब तक जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, जब किन्हीं दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होने वाले परिवर्तन, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो अब देख लीजिए। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना या फिर उत्सर्जन, अगला है कि तापमान में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, ये चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड क्या किया, जिंक ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड को क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को जब मिलाया तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और क्या मिलता है, आपका जल। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमने इन दोनों को मिला करके इसे प्राप्त किया है। तो जिन्हें मिला करके हम प्राप्त करते हैं तो इन्हें तो कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और इन्हें कहते हैं उत्पाद, जो बाद में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में
व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको प्रतीकों के रूप में, किसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं कि Mg+O2, हमने अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब प्राप्त होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर पूरा लिखते तब हमें पूरा मैग्नीशियम लिखना पड़ता, क्या पूरा मैग्नीशियम लिखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, फिर पूरा ऑक्सीजन लिखना पड़ता, फिर पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ता। इससे बढ़िया है कि हमने क्या करा, इनके कुछ ना कुछ नाम रख दिए। इसका क्या है, मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, इसका प्रतीक O2 लिख दिया और इसका MgO बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन सा अभिकारक होता है और कौन सा उत्पाद होता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो समझिए कि प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या रासायनिक समीकरण कहलाती है, समझिए एक बार। प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, या फिर इसे संक्षेप में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। तो यही आपकी समीकरण जो है रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ पर ZnO और H2SO4 को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ZnSO4 + H2O बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट प्लस आपका जल। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देख लीजिए, तो 2 वैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। देखिए क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, ठीक है, उसके दोनों पक्षों में अगर प्रत्येक तत्व की जो परमाणु की जो संख्या है अगर वो बराबर नहीं होती है तो उसे हम बराबर करते हैं। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Mg+O2, ठीक है, Mg+O2 को जब हम मिलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण इसे कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए 2Mg+O2 = 2Mg, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इन दोनों की संख्या बराबर कर दी है। कैसे कर दी है, तो यहाँ पर Mg के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और O का कितना है, 2 है। तो दोनों के 2 हैं, तो यानी कि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो दोनों के 2 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर O का तो 2 है लेकिन Mg के पास 1 भी नहीं है। ठीक है, या फिर 1 है, इसे कह सकते हो। तो MgO लिखा गया है। ठीक है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला संतुलित नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कंकाली समीकरण, और जो संतुलित होता है उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया अगर अंग्रेजी में कहें तो कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। प्यारे बच्चों, अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं, अंग्रेजी में कहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु की किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक तत्व की जगह पे दूसरे तत्व का परमाणु समूह आ जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हो, क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कॉपर सल्फेट की हम अभिक्रिया करा रहे हैं आयरन के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट की किसके साथ, आयरन के साथ, तो बनता है फेरस सल्फेट और Cu यानी कि कॉपर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये आपका CuSO4 है, ये Fe है, तो यहाँ पर जो SO4 है वो Fe के साथ में पहुँच गया यानी कि विस्थापित हो गया। ठीक है, ये अपनी जगह से क्या हुआ, विस्थापित हो गया, जगह इसने बदल दी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अंग्रेजी में कहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयरनों या फिर यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में जो है यौगिकों के जो आयन हैं, इन आयनों की, ठीक है ना, इन आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट ले लिया है और हमने यहाँ पर ले लिया है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए हम देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बनता है और आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। प्यारे बच्चों, जो आपका विस्थापन अभिक्रिया था उसमें किसी एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में, ठीक है, उसका एक तत्व मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर बात है दोनों एक दूसरे से बराबर की अदला बदली करते हैं। ठीक है, जैसे कि SO4 जो है वो Ba के साथ चला गया और Cl2 जो है Na के साथ आ गया। समझिए, इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। ये कहता है जो Na2 है वो कहता है SO4 मेरे पास है, तो Ba कहता है Cl2 मेरे पास है, कहता है भाई Cl2 मुझे दे दो और SO4 आप ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। क्या है हमारी वियोजन अभिक्रियाएं? ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं जान लेते हैं। तो जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करके क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, टूट जाता है तो और पुनः जुड़कर उसी मूल पदार्थ में बदल जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ देखिए क्या होता है, पहले वह दो पदार्थों में टूट जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो NH4Cl। अगर हम इसकी बात करें तो पहले ये दो पदार्थों में टूट जाता है NH3 + HCl। ठीक है, टूटने के बाद अगर हम दोबारा से इसकी अभिक्रिया कराएं तो ये दोबारा से फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, यानी कि इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये किन्हीं दो पदार्थों में टूट जाता है कोई भी पदार्थ, तो वह दोबारा से वही पदार्थ प्राप्त हम कर सकते हैं।
तो इन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए अब देखिए, जो आपके वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो प्रकार की होती हैं। चलिए हम जान लेते हैं दोनों प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं। पहला है कि ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन तो वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों को गर्म करने पर यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन ठंडा करने पर अणु आपस में मिलकर पुनः मूल यौगिक बना लेता है। इसे ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं NH4Cl। ठीक है, क्या NH4Cl अगर हम इसे गर्म करते हैं क्या होता है, अगर हम इसे गर्म कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसे गर्म कर देते हैं तो हमें NH3+HCl प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इसी को दोबारा से ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना, इसे क्या करते हैं, दोबारा से ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, NH4Cl प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन की। तो जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो यह यौगिक धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि किसी भी संयोजक यौगिकों को जब हम जल में घोल लेते हैं तो उनमें जो यौगिक है वो धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि जल को हटा लिया जाए तो धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करके पुनः मूल यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि बना लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो MgCl2, अगर हम इसे जल की उपस्थिति में रखें तो क्या बन जाता है, Mg+2Cl। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि अतः ऊष्मा के प्रवाह में अपघटन, ऊष्मा के प्रवाह में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत के प्रवाह में अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, अंग्रेजी में कहें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है वह अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी एक पदार्थ का उपचयित या फिर दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। ठीक है, अब समझिए उपचयन और अपचयन क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यहाँ पर सहारा लिया है। तो समझ लीजिए, यहाँ पर हमने CuO+H2 को मिलाया तो क्या बनता है, Cu+H2O। तो यहाँ पर समझिए क्या होता है। देखिए जो आपका उपचयन होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसे हम अपचयन कहते हैं। सेम इस दूसरे वाले जो आपका एग्जाम्पल है इसमें भी वही नियम लागू होता है कि ऑक्सीजन का जहाँ पर ह्रास होता है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है, और जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होती है कह सकते हो, तो क्या है, उपचयन कहलाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर समझिए, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है, जहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास होता है वहाँ पर उपचयन होता है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है वहाँ आपका अपचयन होता है, और जहाँ हाइड्रोजन का ह्रास होता है वहाँ क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का ह्रास या फिर कमी हो रहा हो तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। आगे देखिए, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि उपचायक क्या होते हैं। तो उपचायक समझिए, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि, ये सब क्या हैं? आपके उपचायक हैं। ठीक है, कह सकते हो जिन पदार्थों की सहायता से क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। समझ गए ना? चलिए अब हम देखते हैं अपचायक क्या होते हैं। तो जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस अम्ल आदि। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अंग्रेजी में कहें तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित या फिर मुक्त होती है। ऊष्माशोषी या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर हमने C+O2 इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें प्राप्त होता है CO2 और 94.3 किलोग्राम कैलोरी। यानी कि इसमें जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखना चाहें N2 और O2 इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2NO और माइनस का 43.2 किलोग्राम कैलोरी। यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा खर्च होती है देखा जाए तो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं संक्षारण। अंग्रेजी में कहें तो कोरोजन। तो कोरोजन किसे कहते हैं? तो लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं परंतु कुछ समय तक नम वायु में खुला छोड़ देने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं तथा यह भूरे रंग की परत जंग कहलाती है। विज्ञान की भाषा में इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका है FeO3 × X गुणांक होता है ये इंटू H2O। ठीक है, ये आपकी जंग का जो है रासायनिक सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय। तो संक्षारण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? अंग्रेजी में कहें तो कोरोजन प्रिवेंशन मेजर्स। ठीक है, तो देखिए, तो लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती और संक्षारण नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अगर हम लोहे और धातु की जो वस्तुएं हैं उन पर अगर हम पेंट कर दें, क्या करें? पेंट कर दें, ठीक है, तो उनकी जो सतह है वो वायु की उपस्थिति में नहीं आएगी। ठीक है, और उसमें नमी प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है,
तो संचारण नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा है इसी में है कि पेंट के स्थान पर ग्रीस का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसका? ग्रीस का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसका प्रभाव थोड़े समय ही रहता है। क्या है? थोड़े समय तक इसका प्रभाव रहता है। किसका? ग्रीस का। ग्रीस का जो प्रभाव है वो थोड़े समय तक रहता है। अगर आपको लंबे समय तक संचारण से बचाना है तो हमें पेंट ही करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, लंबे समय तक संचारण से बचाव करने के लिए टिन की परत चढ़ाकर, क्या है? टिन की परत चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है, किसी भी धातु के ऊपर टिन की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिसके कारण उसका क्या है? संचार नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी तो यहाँ पर समझिए, वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वायु या फिर ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होने के कारण उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसके फलस्वरूप वे खाने योग्य नहीं रहते, अर्थात वे विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि रैंसिडिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते हो, अगर हम रोटी शाम के लिए बच जाती है, अगर सुबह में खाते हैं तो उसमें एक बदबू मारने लगती है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो जाड़े के मौसम में तो नहीं होता है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही जो होता है ना, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि उसका स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। ठीक है, यानी कि मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रैंसिडिटी। ठीक है, तो प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे कि उसका उपचयन ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखने से उनके अंदर वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रविष्ट ना हो पाती, फलतः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और पदार्थ विकृत गंधी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें वायुरोधी पात्रों में रखने से। ठीक है, तो एक ये भी उपाय है। अगला हम देख सकते हैं जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज तो आपने देखा होगा, बोतल में पानी ठंडा करके पीते हैं। फ्रीज में क्या करते हैं हम जो है कोको कोला की पेप्सी भी रख के पीते हैं। ठीक है, तो फ्रीज में रखने से भी किसी सीमा तक विकृत गंधिता से बचाव हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें एक लिमिट है। अगर आप कहोगे 1 साल तक रख दें तो भाई साहब खराब हो जाएगा, पक्का बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है कम सक्रिय गैस भर देते हैं। इससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। क्या होता है, इससे चिप्स का जो है उपचयन नहीं हो पाता है। वो लोग उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील भर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो लोग नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे कि आप लोग चिप्स चाहे 10 दिन बाद खाओ चाहे 50 दिन रख के खाओ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में हमने आपको जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।